क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस इसी वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो कि सेल्स से रिलेटेड चैप्टर है, सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एचएम पब्लिकेशन की बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे और जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा ही आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसकी, क्योंकि 11th क्लास में ये चैप्टर आप लोगों को फिर से मिलने वाला है। इसके बेसिक्स आप लोग यहीं से सीखने वाले हो, तो अच्छे से इस क्वेश्चंस को सभी अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन होता है उसको जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, आप लोग अपनी बुक को ओपन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग ईयरफोन की यूज़ कर सकते हो और अपने सामने किताब जरूर रखें जिसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखाई दे। पहला क्वेश्चन है मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो किस प्रकार कंपैरिजन आप लोगों को बताना है, किस प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि प्लांट सेल एनिमल सेल से बिल्कुल अलग हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्लांट्स के होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर एनिमल्स के होते हैं, कौन सी चीज़ अलग करती है प्लांट सेल को एनिमल सेल से। तो पहले क्वेश्चन में कंपैरिजन अकाउंट बनाना है। आप लोग यहाँ से अच्छे से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं 7 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, इसको मैं बताता चल रहा हूँ, अच्छे से आप लोग जानकारी प्राप्त करते चले। पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये आप लोगों ने जब डायग्राम बनाया होगा तो आप लोगों को सेल वॉल दिखाई दे रही होगी। आउटर कवरिंग होती है, ये प्रेजेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। प्रेजेंट होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है। इसी आउटर कवरिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये आप लोगों ने जब डायग्राम बनाया होगा उसमें आप लोगों को सेल वॉल दिखाई दी होगी और ये सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहर की कोटिंग होती है, इसी को सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन एनिमल सेल में ये बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। सेल वॉल इज़ टोटली एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक पॉइंट है जो आप लोगों को याद करना होगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अगला देखते हैं। जनरली जो प्लांट सेल होते हैं उनका जो शेप होता है बिल्कुल रेगुलर शेप होता है। अभी मैंने बनाया था, बिल्कुल रेगुलर शेप आप लोगों को बनाना है। इनका जो शेप होता है बिल्कुल रेगुलर होता है, प्लांट सेल का शेप बिल्कुल रेगुलर रहेगा, जबकि यहाँ पर एनिमल सेल की जो बात करेंगे वो रेगुलर शेप नहीं होता है। आप लोग अमीबा कॉमन एग्जांपल है सिंगल सेल का, वो इर्रेगुलर शेप में ही होता है। आप लोगों ने अमीबा का डायग्राम पढ़ा होगा, सीखा होगा, इर्रेगुलर शेप में होता है, कोई भी इसका एक निश्चित आकार नहीं होता। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने समझा दिया है। जनरली रेगुलर इन शेप होते हैं प्लांट सेल, जबकि एनिमल सेल का कोई भी शेप निश्चित नहीं होता। तीसरा देखते हैं, लार्जर इन साइज देन एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो साइज़ होती है, उनका जो आकार होता है वो एनिमल सेल की अपेक्षा बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में स्मॉल साइज की सेल होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट में फोर्थ वाले में लिखा है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। अब ये प्लास्टिड्स होते क्या, इसको भी देख लेते हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था आप लोगों ने, और आप लोगों ने क्रोमोप्लास्ट पढ़ा था, और एक और प्लास्ट आप लोगों ने पढ़ा था उसका नाम था ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये तीनों प्लास्टिड्स के ही प्रकार होते हैं, इन्हीं को आप लोग ज़रूर जानें। तो तीनों प्रकार ये क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। जो कलर पिगमेंट होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में ऐसा कोई भी प्लास्टिड्स पाया नहीं जाता है, सिर्फ यूग्लिना को छोड़ के। अगला है क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का 5वां पॉइंट, अब परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ध्यान रखिएगा, परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में वैक्यूल जो होती है वो बड़ी होती है, जबकि वैक्यूल्स आर मैनी स्मॉल एंड टेम्पररी प्रेजेंट होती है एनिमल सेल में, ठीक है। 6 पॉइंट में मैनी सिंपल यूनिट्स ऑफ गोल्जी apparatus कॉल्ड डिक्टियोसोम पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में इसकी जो है हमको बिल्कुल भी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर सिंगल होता है, हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, एंड प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डिक्टियोसोम प्रेजेंट होता है, यहाँ पर बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोमिनेंट होता है, गोल्जी apparatus प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus पाया जाता है, जबकि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है। आखिरी है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। देखिए ये एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स दोनों ही क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पहला क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताते चलें, और चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक। जब आप लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ी होगी, चैप्टर पढ़ा होगा, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब बताया गया होगा। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं।
ये बायोलॉजी की डिक्शनरी टाइप के शब्द होते हैं जो आप लोगों को पता नहीं है। तो प्रिमिटिव, ठीक है, ये हो गया प्रो मतलब प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराने, जो भी सबसे पुरानी कोशिकाएं थी, जो सबसे पुराने सेल्स थे, उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। यूकैरियोटिक मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले जो सेल्स थे उनको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। किस प्रकार से डिफरेंट है मैं बताता चल रहा हूँ, एक एक करके समझाता चल रहा हूँ। पहला पॉइंट, साइज जो था प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे छोटा था, जनरली स्मॉल इन साइज 1 mm के होते थे, और जबकि यहाँ पर लार्ज साइज़ के थे अप्रॉक्सीमेटली 5 to 100 mm, ठीक है। तो 5 से लेकर 100 mm तक के होते थे इनके साइज़। सेकंड पॉइंट में न्यूक्लियर रीजन जो था वो अनडिफाइंड था, कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते थे। न्यूक्लियर रीजन जो था कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड पाया जाता था, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता था जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड कहते थे। जबकि न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता था यूकैरियोटिक सेल में, एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता था। यानी कि आप लोग ये भी लिख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ टोटली एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल डिफाइन नहीं था। यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस था वो बिल्कुल डिफाइन था और सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तीसरा पॉइंट, क्रोमोसोम सिंगल स्टैंडर्ड के होते थे, क्रोमोसोम जो सिंगल होते थे, जबकि यहाँ पर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाया जाता था, ठीक है। यहाँ सिंगल था और यहाँ पर मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते थे। आखिरी पॉइंट देख लेते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते थे, मतलब ऐसे ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेनस बाउंड सेल के होते थे वो बिल्कुल भी एब्सेंट मतलब बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होते थे, एब्सेंट थे टोटली, जबकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते थे यूकैरियोटिक सेल में। तीसरा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिएगा इसके बारे में। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान सुनिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, जिसके बाहर आप लोगों ने सेल वॉल देखा था प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल टोटली जिसकी आउटर कवरिंग थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पर लिखा है रप्चर्स और ब्रेकडाउन, तो रप्चर हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है, तो ये आपको बताना है। इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ब्रेकडाउन टूट जाती है, तो क्या हो सकता है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या हो सकता है, ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस विल मूव आउट, जो यूजफुल सब्सटेंस होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से ऑफ द सेल, बिकॉज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन होती है। देखिए यूजफुल सब्सटेंस विल मूव आउट ऑफ द सेल बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो सही मिनरल सही चीज़ को अंदर जाने देती है और बेकार चीज़ को अंदर आने नहीं देती है। अगर ये रप्चर हो जाए, ख़राब हो जाए, तो हमारे अंदर का जो सेल्स के अंदर का जो मटेरियल्स होता है वो बाहर निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और हमारी सेल जो होगी वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन सेल कंटेंट एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और अगर ये रप्चर हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं बचेगा, कोई भी बदलाव नहीं नज़र आएगा सेल कंटेंट और इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब दोनों बिल्कुल मिक्सअप हो जाएंगे, जिससे हमारी जो सेल्स होगी वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। और आखिरी पॉइंट में कहा गया है द सेल विल क्लोज इट्स नॉर्मल शेप, और जो सेल का नॉर्मल शेप होता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। रप्चर होने के बाद कोई भी निश्चित आकार जो होना चाहिए वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ ए सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी apparatus, अगर गोल्जी apparatus नहीं पाया जाता है किसी सेल में तो लाइफ ऑफ ए सेल किस तरह से परफॉर्म करेगी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। इफेक्ट ऑफ एब्सेंस ऑफ गोल्जी apparatus ऑफ लाइफ ऑफ अ सेल, ठीक है। क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन। देखिए जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन हमारे शरीर के सेल्स में तैयार हो रही थी, सिंथेसाइज हो रही थी, वेरियस टारगेट्स इनसाइड को लेकर, एंड आउटसाइड द सेल विल बी इन्फ्लुएंस्ड, मतलब धीरे धीरे उसकी जो मात्रा होगी वो सिंथेसिस बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जितनी आवश्यकता नहीं होगी उससे ज़्यादा मात्रा में वो सिंथेसाइज हो जाएगा। अगला नेक्स्ट है द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड मॉडिफाइड लेटर। प्रोडक्ट ऑफ सेल, जो प्रोडक्ट होते हैं सेल के, वो कैन नॉट बी स्टोर्ड नहीं किए जा सकते अगर गोल्जी apparatus नहीं होता है, और इसको मॉडिफाइड बाद में किया जा सकता है। देयर विल बी इफेक्ट ऑन लाइसोसोम, एक और इफेक्ट आएगा लाइसोसोम में फॉर्मेशन मतलब तैयार होने में, और लाइसोसोम आप लोग जानते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहलाता है। दिस विल कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ वन आउट एंड डेड सेल ऑर्गेनेल्स विद इन द सेल विच में कॉजेज सेल डेथ, जिसकी वजह से सेल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको अच्छे से जानकारी प्राप्त कीजिएगा। तो क्या है, अगर सेल में
जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, किस ऑर्गेनेल्स को कहते हैं, ये पूछा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। दीज कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम, इसी में ही ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, विच ऑक्सीडाइज करते हैं फूड को और कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एनर्जी करेंसी के रूप में ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म जरूर याद करें, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और अगर एडीपी होता तो डाईफॉस्फेट हो जाता। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय बॉडी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर डूइंग अदर वर्क्स। दिस इज द रीज़न माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। तो कहाँ पर, कैसे, वेयर डू द लिपिड्स कहाँ, एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल्स मेम्ब्रेन होते हैं जो गेट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। तो द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स अकर इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। तो SER अकर करता है लिपिड को, जबकि द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन द राइबोसोम्स विच आर अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा आप लोगों को याद होगा, बिल्कुल इरेगुलर स्ट्रक्चर होता था, ये सीडोपोडिया कहलाता था। सीडोपोडिया जो कि भोजन पकड़ने में इसकी सहायता करता है और साथ में लोकोमोटरी ऑर्गन भी कहलाता है, मतलब दोनों चीज़ें ही करता है ये। तो किस प्रकार से भोजन पकड़ता है, किस प्रकार से प्राप्त करता है, इसको देख लेते हैं। अमीबा रिक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें इंजेशन ऑफ फूड थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें भोजन उसके शरीर के अंदर जाता है। और दिस अकर्स ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि आप लोग जानते हैं रेगुलर शेप का होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल शेप में होती है। विच इनेबल द अमीबा टू इनगल्फ इन फूड, जो उस भोजन को अंदर करने में सहायता करती है, एंड अदर मटीरियल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो एनुअल एग्जाम में मैं देने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन टू हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, इसी को ही बोलते हैं ऑस्मोसिस। आप लोगों ने घर में जो आप लोग मुनक्का लाते हो, किसमिस लाते हो, उसको पानी में जब रखते हो तो वो पानी में फूल जाती है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। आप अपने हाथों को पानी में काफ़ी देर तक रखें तो उसमें भी सेल आप लोगों को रप्चर होती हुई दिखाई दे जाएगी। बिल्कुल इसी प्रोसेस को यहाँ पर ऑस्मोसिस कहा जाता है। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, आर फ्री टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर टेक 4 पील पोटैटो, पील का मतलब छिले हुए पोटैटो लेने हैं, हाफ एंड स्कूप ईच आउट ऑफ द मेक पोटैटो कप्स। तैयार कर लीजिए। वन ऑफ दीज पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो, मतलब उबले हुए होने चाहिए। पुट ईच पोटैटो कप इन अ थ्रू कंटेनिंग वाटर, पानी के साथ आप लोग मिला सकते हैं। नाउ ए में देखते हैं क्या है, कीप कप ए एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, सेकंड में पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप, बी में करना है आपको। सी में पुट 1 टीस्पून सॉल्ट करना है, नमक डालना है सी में। डी में पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप, डी में करना है ऐसा। कीप दीज फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक ऐसा करना है और ऑब्जर्व करना है दैट 4 पोटैटो कप्स आर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन द होलोड प्रोटीन ऑफ बी एंड सी। सेकेंड है वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में ए मतलब पोटैटो क्यों नेसेसरी है। एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट प्रोटीन ऑफ ए एंड डी। तो इसका आंसर सिंपली वे मैं बता देता हूँ, वैसे तो प्रैक्टिकली आप लोग प्रैक्टिकल करके देख लें। द वाटर गैदर्स इन द होलोड प्रोटीन बी एंड सी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस की वजह से पॉसिबल हुआ था। सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिसको यहाँ पर शुगर इन कप बी में कहा गया था, सॉल्ट इन कप सी में रखा गया था, इज हायर इनसाइड द कप as compared to the water which is outside the cup. Hence water from its higher concentration outside the cup will move toward the lower concentration. अभी आप लोगों ने ऑस्मोसिस पढ़ा था,
हाई से लो इनसाइड द कप। द प्रोसेस ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो एक्सऑस्मोसिस अलग है, एंडोस्मोसिस बिल्कुल अपोजिट है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है पोटैटो ए एक्ट्स एज ए कंट्रोल फॉर द एक्सपेरिमेंट, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो सिर्फ कंपेयर करने के लिए हमने पोटैटो का इस्तेमाल किया था। वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड कप, होलोड आउट प्रोटीन पोर्शंस ऑफ ए एंड डी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पर कुछ शब्द मैंने प्रोटीन का इस्तेमाल कर लिए, तो वो पोर्शन है उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। द होलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो ए इज एम्प्टी, सो बिकॉज ऑफ नो कंसनट्रेशन डिफरेंसेस फ्रॉम द ऑस्मोसिस कैन अकर। पोटैटो में प्रोटीन नहीं पाई जाती, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। थोड़ा सा मुझको जो है क्लियर करना था आप लोगों को, तो थोड़ा सा पोर्शन कर लीजिए जहाँ मैंने प्रोटीन शब्द इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हॉलोड पोर्शन ऑफ पोटैटो डी कंटेन शुगर इन इट बट इट इज़ बॉइल्ड, उबला हुआ था, सो ऑस्मोसिस कैन नॉट अकर्स एट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज डिस्ट्रॉयड बाय द बॉइलिंग प्रोसेस। पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसको भी मैं बता देता हूँ, वैसे आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए सारे क्वेश्चंस। इस चैप्टर में पूरा सार यहाँ पर दे दिया गया होता है, पूरे चैप्टर का सार। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग विच वाज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। तो किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में की थी। सेकंड पॉइंट, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडन एंड स्वान, ये याद करिएगा, 1838 और 1839 में दिया था। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सभी कोशिकाएं, मतलब सभी लिविंग बींग्स कोशिकाओं के बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं। ऑल सेल्स आर बेसिकली अलाइक, मतलब सिमिलर शेप की होती हैं। द फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ इट्स सेल्स। ठीक है, परफॉर्म करते हैं इसी सेल से सभी ऑर्गेनिज्म। ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बने होते हैं। अगला है प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन अगर आता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या कहलाता है, तो वो कहलाएगा प्रोटोप्लाज्म। अगला है सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन। ठीक है, सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। बेसिकली प्लांट सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ सेलुलोज। अगला है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड विच कनेक्ट प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की बनी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल वाज गिवन बाय रॉबर्टसन, जबकि फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, इसको जरूर याद कीजिए, फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेक्स अ साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल, मतलब एक स्केलेटन तैयार करता है सेल का। कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लोरोप्लास्ट जो कि फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है स्टोरेज ऑफ फूड, और क्रोमोप्लास्ट कलरफुल पिगमेंट्स होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में अकर्स होता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फूड में, जबकि क्रोमोप्लास्ट कलर ऑफ फ्रूट एंड पेटल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, गोल्जी बॉडीज ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, सिक्रेशन, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट मटेरियल में काम आता है। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस की जो साइट होती है वो होती है राइबोसोम। आखिरी पॉइंट है न्यूक्लियस, जो डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ये कंट्रोल करता है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सेल की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस से सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें।